अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? जी सर ठीक है। जी सर, आप सुनाए। क्विज कैसे हुए? अच्छा था सर। अच्छा था। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। सिर्फ एक बंदे ने 8 नंबर लिए हैं और 8 बंदों ने 7 नंबर लिए हैं और बाकी नीचे हैं। सर कितने मार्क्स हैं मेरे? अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, मार्क्स तो अभी आपके नहीं पता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बंदे के 8 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10 और ठीक है। 8 लोगों के 7 मार्क्स हैं। 6 पे ठीक एक है। बंदा है, 5 पे 6 बंदे हैं और बाकी नीचे हैं। ओके सर। 37 लोगों ने सबमिट किए, बाकी उन लोगों ने नहीं किया, तो जिन्होंने नहीं किया तो उनका अभी सब भी नहीं होगा। ठीक है, वो जो पोर्टल था वो मैंने क्लोज कर दिया, तो अब एक्सेप्टिंग नो फर्दर रिस्पॉन्सेस। बाकियों से भी कहें कि क्लास में आ जाएं ताकि शुरू करें। क्विज सर आपने स्टार्ट से दिया है ना? जी क्विज आपने स्टार्ट के पहले 1-2 लेक्चर से दिया है ना? जी जी जी। ठीक। और असाइनमेंट सर आपने आखिरी लेक्चर से दी है। नहीं, मैक्सिमम सर। असाइनमेंट में भी देखो वो आर्किटेक्चर वाला क्वेश्चन था कि नहीं था, जी सर है। और असाइनमेंट में भी कोडिंग का भी था कि कोड आपने लिखना है। जी सर कोड बिल्कुल। इसमें भी मैंने कोडिंग के बारे में पूछा है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं या तो यह कि मैं जब क्विज वो रिलीज कर लूँ मार्क्स, उसके बाद नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे, क्विज को भी डिस्कस कर लेंगे और असाइनमेंट को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर इंशाल्लाह। सर असाइनमेंट जी मतलब है थोड़ी मुश्किल है सर, थोड़ा सा एक्सटेंड नहीं कर सकते आप? नहीं नहीं नहीं, सर वैसे असाइनमेंट असाइनमेंट डिफिकल्ट है। नहीं, असाइनमेंट वो मुझे पता है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी असाइनमेंट के बारे में जो फिलॉसफी है वो आपको अच्छी तरह पता है। तो लेकिन सर हम अपना 100% देंगे ना असाइनमेंट में, आपको कब पता भी चलेगा कब कि यार हमने कब तक काफी किया है। एक्सटेंड करूं? जी सर। कब तक एक्सटेंड करूं? सर ये हमारे संडे तक कर लें, क्योंकि सर वीकेंड पे प्रोजेक्ट का भी काम होता है, इस वजह से थोड़ा नहीं नहीं, फंसे संडे हो। संडे तक तो अच्छा सैटरडे सर, सैटरडे कर लें। चलें, संडे कर लेंगे, 5 कर लेंगे, ठीक है। 5 ठीक तक है आप सर। लोग ये बताएं कि आपका मिड टर्म कब है, कितने वीक्स रह गए हैं? और 8 वीक बाद होता है सर। नहीं, 8 नहीं, 7 होता है मेरे ख्याल में, 7 वीक्स 7 बाद। 7 वीक के बाद जी। तो ये कौन सा 8वां वीक? वीक होता है, ये हमारा मेरे ख्याल से 5वां है सर। आई थिंक 5वां है।
पांचवा सर है 20 दिसंबर से नेक्स्ट ऑनवर्ड्स होंगे मिड एग्जाम्स 20 दिसंबर से। 20 दिसंबर से। जी अच्छा, जी सर 20 मतलब है कि हमारी 2 क्लासेस और हैं, जी सर। एक ये है और 2 और हैं। ठीक है, ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। ये तो शायद हमने किया था। ठीक है, सो सर 4B, नेक्स्ट वाली साइड है, फोर्थ ये। हाँ जी 4B। सर हमने करना है आज वो लास्ट टाइम ऑलवेज ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, उसके आगे डिस्कस करना है। अच्छा, ये स्लाइड है। जी सर। अच्छा जी, तो ये हमने डिस्कस करना शुरू किया था ऑलवेज ब्लॉक के बारे में। तो 2 किस्म के ऑलवेज ब्लॉक हैं। एक इस साइड पे जो कि ये लेवल सेंसिटिव, ये वाला ऑलवेज ब्लॉक है। ठीक है, एक ये वाला ऑलवेज ब्लॉक है जिसमें आपका जो सेंसिटिविटी लिस्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें सिग्नल के नाम होते हैं, जैसे ए और बी और सेल। तो इसे सेंसिटिविटी लिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी चीज है उसमें जब भी कोई चेंज होगा तो आपका सर्किट उस चेंज को इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी इनपुट को मिस नहीं करना। तो इससे बचने के लिए कि आपको कोई इनपुट भूल जाएगा, यू ऑलवेज राइट ऑलवेज एट स्टार। ये अच्छा तरीका है कॉम्बिनेशनल लॉजिक के लिए। अच्छा, कॉम्बिनेशनल लॉजिक के लिए फिर एक और चीज नोट करें कि यहाँ पे जो असाइनमेंट यूज हुई है ये वाली, दिस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग असाइनमेंट। ठीक है, ब्लॉकिंग असाइनमेंट का मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूशन को ब्लॉक किए रखता है अनलेस कि ये जिस स्टेटमेंट में है वो कंप्लीट ना हो जाए, अगली स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूशन नहीं जाती। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग असाइनमेंट। और जो ये वाली है, ये लेस देन इक्वल टू साइन, दिस इज कॉल्ड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। इसमें कमाल ये है कि इसमें दो स्टेप्स हैं। वन स्टेप इज कॉल्ड सैम्पलिंग, या आप उसको आप कह दें सैम्पलिंग की जगह कंप्यूटिंग। और दूसरा स्टेप इसमें है स्टोरेज या असाइनमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नॉन ब्लॉकिंग में जो ये कंप्यूटेशन है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो भी राइट हैंड साइड पे है, उधर जो भी इक्वेशन है वो कंप्यूट होती है। ठीक है, वो सब की कंप्यूट होती है पैरेलल में। जैसे ये स्टेटमेंट एक यहां पे है, ये दूसरा स्टेटमेंट यहां पे है, इसको मैंने 1 2 कर दिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स एक तरह से पैरेलल में कंप्यूट होते हैं।
और एक्सक्यूज मी सर, जी सही जो मार्कर आप यूज करें इसको डार्क वाला यूज करें सर। डार्क वाला यूज करूं? जी सर। ब्लू कर लेता हूं, सही है। ओके सर। सो इनमें सैम्पलिंग या कंप्यूटिंग पहले सबकी इकट्ठी होती है, यानी पैरेलल में होती है। और जो स्टोरेज है नहीं, पहले सैम्पलिंग हो जाती है, ठीक है, या कंप्यूटिंग हो जाती है, और स्टोरेज जो है वो इकट्ठी होती है। अब इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ऑलवेज ब्लॉक सीक्वेंशियल है, लेकिन ये जो नॉन ब्लॉकिंग है ये इसके सीक्वेंशियल फ्लो को पैरेलल में कर देता है, ठीक है। अब इस चीज को जहन में रखें और आगे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसिटिविटी लिस्ट। ये सेंसिटिविटी लिस्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये आपको बताता है कि जो भी लॉजिक है वो लॉजिक उससे कॉम्बिनेशनल बनेगा कि उससे सीक्वेंशियल लॉजिक बनेगा। पहली इंपॉर्टेंस तो इसकी ये है। क्या मतलब इस बात का? अगर सेंसिटिविटी लिस्ट में पॉज एज या इधर देखो नेग एज, नेग एज का मतलब नेगेटिव एज, अगर इस तरह की चीजें हैं तो इसका मतलब है कि इससे सीक्वेंशियल लॉजिक बनेगी। लेकिन अगर इसमें सिग्नल के नाम्स हैं और पॉज या नेग एज नहीं है इसके साथ, तो इसका मतलब है कि इससे कॉम्बिनेशनल लॉजिक बनेगी। ठीक है, ये क्लियर है? तो पहली इंपॉर्टेंस इसकी ये है। अब अगर हम सीक्वेंशियल लॉजिक पे आते हैं, ये सीक्वेंशियल लॉजिक है, तो इसमें फर्दर इसमें सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक बनेगा या एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक बनेगा। इसका डिपेंडेंस भी जो है वो भी किस पे है? वो भी सेंसिटिविटी लिस्ट पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो कोड हैं, एक इसको मैं ए कह रहा हूं, इसको मैं बी कह रहा हूं। ये दोनों जो कोड हैं ये फ्लिप फ्लॉप के कोड हैं, लेकिन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड वी हैव सिंक्रोनस reset, and on the right hand side we have asynchronous reset। सिंक्रोनस रीसेट और एसिंक्रोनस रीसेट का आप लोगों को पता है? यस सर। ठीक है। यस सर। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि वो क्लॉक एज के ट्रांजिशन विद साथ, क्लॉक एंड एज सर। हाँ, वो क्लॉक एज के साथ काम करता है। और एसिंक्रोनस का मतलब है कि क्लॉक एज पे उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं होती, ठीक है। सो जो लेफ्ट पे है दिस इज सिंक्रोनस। नाउ व्हाई दिस इज सिंक्रोनस? इट इज सिंक्रोनस बिकॉज सर सिंक्रोनस सिर्फ पॉजिटिव एज पे काम करता है? नहीं, सिंक्रोनस पॉजिटिव पे भी काम कर सकता है, सिंक्रोनस नेगेटिव पे भी काम कर सकता है। इट डजंट मैटर कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एसिंक्रोनस जो है उसका क्लॉक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये रीसेट सिग्नल है, ठीक है, ये रीसेट सिग्नल मैंने बना दिया, ठीक है। और लेट्स से कि ये आपका क्लॉक है, यहां से ये स्टार्ट होता है। मैं क्लॉक को बना रहा हूं ऐसे, ये पॉजिटिव एज है। तो अगर एसिंक्रोनस हो, ठीक है, तो एसिंक्रोनस का मतलब ये है, लेट्स से कि आपका सर्किट 1 पे रीसेट होता है। किस पे रीसेट होता है? 1 पे। जब भी आपका रीसेट 1 हो तो आपका आउटपुट 0 हो जाता है। तो एसिंक्रोनस के केस में लेट्स से कि पहले आपका आउटपुट कुछ भी था, इनडिटर्मिनिस्टिक था, ठीक है, एक्स था, पहले अननोन था। लेकिन जैसे ही रीसेट सिग्नल 1 हुआ तो आपका आउटपुट जो है ये 0 हो गया। दिस इज एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होगा? सिंक्रोनस ये होगा कि वो इस पॉइंट पे रीसेट नहीं होगा, बल्कि वो इस पॉइंट पे रीसेट होगा। यहां से लेके यहां तक वो अननोन होगा आउटपुट, और इस पॉइंट के बाद वो रीसेट हो जाएगा। तो दोनों में फर्क है। एक जो है पॉइंट ए पे इंटरप्रेट होता है और दूसरा पॉइंट बी पे इंटरप्रेट होता है।
क्लियर हो गया? कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? सुफियान सर। सुफियान सुफियान, क्लियर हो गया कि नहीं? सर, ये एसिंक्रोनस दोबारा बताए सर। ये एसिंक्रोनस जो है, इसका क्लॉक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और सिंक्रोनस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव एज पे इंटरप्रेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए को देखो, पॉइंट ए यहां ऊपर है, यहां पे कोई पॉज एज है? पॉज एज यहां पे नहीं है, बल्कि यहां पे नेग एज है। ठीक है, और हमने कहा है कि हमारा सर्किट पॉज एज है क्योंकि मैंने सारे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड बनाए हैं। ठीक है, सो जो एसिंक्रोनस है ये इस पॉइंट पे रीसेट हो जाएगा। रीसेट का मतलब कि आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो सिंक्रोनस है वो पॉइंट बी पे रीसेट होगा। अब देखो ना, दोनों में टाइम डिफरेंस है। एसिंक्रोनस जो है इसने क्लॉक के पॉजिटिव एज के लिए सब्र नहीं किया, लेकिन सिंक्रोनस जो है इसने पॉजिटिव एज के लिए सब्र करना है कि पॉजिटिव एज आए तब वो उसको 1 को रिसीव करेगा। क्लियर हो कि नहीं? यस सर, अभी क्लियर हो। यस सर। देखो, ये पॉजिटिव एज एजेस, ये पॉजिटिव एज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 2 पे हमने मिस किया, 2 पे हमने रीसेट के ट्रांजिशन को मिस किया। 2 पे मतलब 2 पे वो 1 नहीं है, 2 पे 0 है, लेकिन पॉजिटिव एज 3 पे वो 1 हो चुका है। तो दोनों में फर्क क्या है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में? एसिंक्रोनस में ये पॉजिटिव एज 2 और 3 के दरमियान 0 हो जाएगा आउटपुट, लेकिन सिंक्रोनस में ये पॉजिटिव एज नंबर 3 पे ही 0 होगा। ठीक है, क्लियर है सफियान? यस सर, अभी क्लियर है सर। अच्छा, अब इन दोनों सिनेरियोस को देखो कोड में कैसे है। कोड में ऐसे है कि जब आप रीसेट को सेंसिटिविटी लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते तो वो सिंक्रोनस होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सिंक्रोनस है, क्योंकि सेंसिटिविटी लिस्ट में रीसेट या क्लियर बी सिग्नल नहीं है, सेंसिटिविटी लिस्ट में नहीं है। लेकिन राइट पे देखो तो सेंसिटिविटी लिस्ट में है, ऑलवेज एट नेग एच क्लियर बी, ये रीसेट है। ठीक है, कौन सा रीसेट है? ये एक्टिव लो रीसेट है, एक्टिव लो रीसेट। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप 1 से 0 पे जाएंगे तो 0 पे आपका जो सर्किट है वो रीसेट होगा। अगर हमने एक्टिव हाई रीसेट करना हो तो हम कह देंगे पॉज एच क्लियर बी। ठीक है, फिर नीचे कोड देखो, इफ नॉट क्लियर बी तो फिर क्या करो, क्यू गेट्स नॉन ब्लॉकिंग 1 बिट 0। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो लॉजिक है ये कोर लॉजिक है। ठीक है, ऑलवेज एट पॉज एज ऑफ क्लॉक इफ क्लियर बी इज अनट्रू। ये देखो इसके साथ ये जो सिंबल है, इसका मतलब है कि जब ये 0 हो तो 0 पे क्या करो, क्यू को कर दो 0, यानी रीसेट कर दो, एल्स क्यू को कर दो डी की इक्वल। सो दिस विल बी अ डी फ्लिप फ्लॉप लाइक दिस, जिसका आउटपुट जो है वो क्यू है, जिसका इनपुट जो है वो डी है, इसका एक क्लॉक इनपुट है और एक इसका क्लियर बी इसका इनपुट है। ठीक है, तो इस तरह इससे एक फ्लिप फ्लॉप बनेगा। ठीक हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन है? सर इसके अंदर हम नेस्टेड फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं इसी कंडीशन के अंदर? नेस्टेड का क्या मतलब है? सर फॉर एग्जांपल मोर देन 1 फ्लिप फ्लॉप हो तो मैं एक कंडीशन के अंदर उन्हें चला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मतलब इफ More एल्स है ना, इफ एल्स इफ देन एल्स कोडिंग है ना सर। तो जैसे हम नेस्टेड पीछे मैंने सर देखा था मग्स है फॉर एग्जांपल सर, तो मेरे पास अगर 4x1 मग्स होता है तो मैं 2x1 उसको पार्ट्स में डिवाइड करके नेस्टेड उसके अंदर असाइन करके
उसके अंदर कोड बना सकता था, तो क्या मैं इस दो तीन फ्लिप फ्लॉप उनको नेस्टेड करके एक कंडीशन के अंदर कर सकता हूँ? देखो यानी लॉजिकली ना इस बात का मतलब क्या होगा कि आप यानी फ्लिप फ्लॉप को नेस्टेड क्यों करेंगे? फ्लिप फ्लॉप्स तो ऐसे होते हैं यानी उनमें प्रायोरिटी होती नहीं है। जब भी आप वो करेंगे ना एफ एल्स तो प्रायोरिटी लॉजिक ही बनेगा। वो फिर प्रायोरिटी सर पहले एक ज्यादा होगी, जी ठीक हो गया। प्रायोरिटी फर्स्ट लॉजिक इफ होगा। नहीं, मेरी बात सुनो ना यार। प्रायोरिटी लॉजिक ही बनेगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि पहले क्या था, मक्सिस थे ना, जी सर। अब सिर्फ मक्सिस नहीं होंगे, मक्सिस के आउटपुट पे एक फ्लिप फ्लॉप होगा। ठीक सर। मक्सिस के आउटपुट पे एक फ्लिप फ्लॉप भी होगा, लेकिन प्रायोरिटी लॉजिक बनेगी, क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, एफ एल्स कर रहे हैं। फर्स्ट ठीक है, वन की प्रायोरिटी हाई होगी सर, समझ आ जी गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यानी ये कोई प्रैक्टिकल सर्किट है नहीं। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह होता कि हम मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, ठीक। अगर ये क्वेश्चन होती है मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो फिर उसके दो तरीके हैं। या तो ये कि आप मुझे ये बताएं कि क्या आप ये बनाना चाहते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप के बाद दूसरा फ्लिप फ्लॉप के बाद तीसरा फ्लिप फ्लॉप हो, ठीक है, ठीक है, यानी आप एक सीरियल इन पैरेलल आउट बनाना चाहते हैं, कि नहीं आप एक ही बड़ा रजिस्टर बनाना चाहते हैं, मसलन जिसका आउटपुट 32 बिट हो और इसका इनपुट भी 32 बिट हो, ठीक है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अपने क्वेश्चन को आप स्पेसिफाई करें कि आप बेसिकली हार्डवेयर में आप किस चीज को बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया। इसका कोड डिफरेंट होगा, इस वाले का कोड डिफरेंट होगा, ठीक ठीक है है। सर। अगर हमने ये वाला बनाना हो, फाइफो वाला, तो हम क्या करेंगे कि हम एक फ्लिप फ्लॉप बना लेंगे एक मॉड्यूल में और उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर लेंगे, मल्टीपल टाइम्स इंस्टेंशिएट कर लेंगे, या आगे हम फॉर लूप्स पढ़ेंगे, हम फॉर लूप के अंदर उसको कॉल कर लेंगे, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी। ओके सर। सही है। सही है। और अगर हमने ये वाला बनाना हो तो इसका तो तरीका सिंपल है कि सिर्फ आप इनपुट्स और आउटपुट को वेक्टर बना लो। जस्ट बाय डूइंग दैट कि इनपुट और आउटपुट को वेक्टर बना लो। लेट्स से अगर मैं 32 बिट फ्लिप फ्लॉप बनाना चाहता हूं, तो ऑल आई हैव टू डू इज ये वाला जो इनपुट है इसको मैं चेंज कर लूंगा, इनपुट 31 डाउन टू 0। इसी तरह आउटपुट को मैं चेंज कर दूंगा 31 डाउन टू 0, ठीक है। तो इस तरह ये 32 बिट बन जाएगा। अब आते हैं उस डिफरेंस की तरफ, नॉन ब्लॉकिंग वर्सेस ब्लॉकिंग असाइनमेंट। तो मैंने आपको बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके लिए ये स्लाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले केस में देखो, इसको मैं 1 कह देता हूं और दूसरे को मैं 2 कह देता हूं। पहले वाले केस में देखो, ऑलवेज एट ए और बी और सी बिगिन x is equal to a or b, y is equal to a exclusive or b exclusive or c, z is equal to b और and not of c। अब इसमें क्या होगा, ये सारे जो हैं ये ब्लॉकिंग है। कौन सी असाइनमेंट है? ब्लॉकिंग। ये जो सिंपल इक्वल है दिस इज ब्लॉकिंग। इसमें क्या होगा कि इवेल्युएट ए और बी, ए और बी का रिजल्ट निकालो, जो भी इसका रिजल्ट आता है, और असाइन रिजल्ट टू एक्स। जब तक ये पूरा काम नहीं होता, ठीक है, जब तक ये सारा काम कंप्लीट नहीं होता, तब तक एग्जीक्यूशन जो है ये इधर रुकी रहेगी। सही है। यानी पहले ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तो फिर दूसरा स्टेटमेंट रन होना शुरू होगा, फिर तीसरा स्टेटमेंट रन होना शुरू होगा, ठीक है। अब ये मैं उसकी बात कर रहा हूं, लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, मैं सिंथेसाइज हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा। सिंथेसाइज हार्डवेयर इसका हमेशा पैरेलल में रन होगा, क्योंकि सिंथेसाइज हार्डवेयर इसका क्या होगा, गेट्स होंगे, ठीक है। इसका सिंथेसाइज हार्डवेयर ऐसे होगा ना कि ए एक आउटपुट हमारे पास एक्स है जो और गेट है, और इसका इनपुट है ए और बी।
फिर दूसरा आउटपुट हमारे पास y है, और ये जो है एक एक्सक्लूसिव और गेट है, और इसका जो इनपुट है वो है a, b और c। और तीसरा हमारे पास आउटपुट z है जो कि एक एंड गेट है, और इसका एक इनपुट है b और दूसरा इनपुट है नॉट ऑफ c। तो ये तो हार्डवेयर है, ये पैरेलल में रन होगा, ठीक है। यानी पैरेलल में ऐसे रन होगा कि ऐसे तो नहीं होगा ना कि पहले x कंप्यूट होगा फिर y होगा फिर z होगा। जब हार्डवेयर सिंथेसाइज हो जाए, बन जाए, तो फिर पैरेलल में होगा। लेकिन जहां तक लैंग्वेज की बात है, तो लैंग्वेज इसको कैसे डील करता है, वो सीक्वेंशियल है कि पहले ये रन होगा, उसके बाद ये रन होगा, उसके बाद ये रन होगा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग जो है वो इससे डिफरेंट है। नॉन ब्लॉकिंग जो है वो ऐसे है, इसको रीड करो। एवेल्युएट ए और बी को एवेल्युएट करो, बट डिफर असाइनमेंट ऑफ एक्स, लेकिन एक्स में अभी स्टोर ना करो। एवेल्युएट ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, बट डिफर असाइनमेंट ऑफ वाई। हर एक में देखो ये डिफर का लफ्ज है, हर एक में डिफर यानी अभी असाइनमेंट या स्टोरेज ना करो। और एंड पे आके इस स्टेप में assign x, y and z with their new values। तो आखिर में सब में स्टोर करो, ठीक है। आखिर में क्या करो, सब में स्टोर करो। अब लैंग्वेज के लिहाज से ये दोनों डिफरेंट हैं। यानी अगर आप इसको सिमुलेट करोगे तो सिमुलेशन में इनका रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि लेट्स से कि अगर मैं इधर c की जगह x हो, c की जगह मैंने x कर दिया, तो क्या मसला हो जाएगा, कोई बता सकता है? यस सर। जी सर एक्स की सर जब तक ये x की वैल्यू नहीं आएगी सर तब तक ये y रन नहीं होगा सर। हाँ, देखो x की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट हुई पहले स्टेटमेंट में, लेकिन वो अभी तक इसमें स्टोर नहीं हुई। यानी इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू पुरानी है, प्रीवियस है। तो यहां पे जो x, अगर आपने यहां पे इक्वेशन में x यूज किया है तो उसकी वैल्यू ओल्ड होगी, क्योंकि x की न्यू वैल्यू सिर्फ यहां पे अवेलेबल होगी। ठीक हो गया। तो वैसे तो अगर इधर c हो तो फिर दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने c की जगह x कर दिया। उसका क्या मतलब है कि मैं एक तरह से पिछली इक्वेशन को यूज कर रहा हूं एज अ इनपुट। तो जब मैं ये करूंगा तो फिर नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग के रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा। सही है। वैसे अगर ये सिचुएशन ना हो कि एक इक्वेशन का आउटपुट दूसरी इक्वेशन का इनपुट है, फिर दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सही हो गया। सही है सर। अच्छा, अगर ये आपने डिफरेंस समझ लिया ना, तो हम कभी भी ये बात याद रखो, मैं इसको इधर लिख लेता हूं, नोट आप नॉन ब्लॉकिंग जो है, नॉन ब्लॉकिंग ये आप यूज करें फॉर सीक्वेंशियल लॉजिक, और ब्लॉकिंग आप यूज करें फॉर कॉम्बिनेशनल लॉजिक। सही है। ये एक तरह से गाइडलाइंस हैं, ऑल्दो के आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। यानी आप कॉम्बिनेशनल के लिए नॉन ब्लॉकिंग भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये नंबर 2 में यूज हुआ। नंबर 2 में कॉम्बिनेशनल लॉजिक के लिए नॉन ब्लॉकिंग यूज हुआ है, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इट्स अ बेटर कोडिंग गाइडलाइन
कि आप यूज ना करें। आप सीक्वेंशियल के लिए नॉन ब्लॉकिंग यूज करें और कॉम्बिनेशनल के लिए ब्लॉकिंग यूज करें। अब इस बात को और बेहतर समझने के लिए यहां पे एक और एग्जांपल है, ठीक है। लेट्स से कि आप ये सर्किट बनाना चाहते हैं। अभी मुझसे अली पूछ रहा था कि मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स कैसे बनाते हैं। तो ये एक डिले लाइन है, ये फ्लिप फ्लॉप 1 है, ये फ्लिप फ्लॉप 2 है और ये फ्लिप फ्लॉप 3 है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला सर्किट या ये वाला डिजाइन आप बनाना चाहते हैं तो यू हैव 2 ऑप्शंस। एक ये वाला कोड जो लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये वाला कोड जो कि राइट हैंड साइड पे है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बाकी तो सारा सेम है, लेकिन एक में नॉन ब्लॉकिंग है, दिस इज विथ नॉन ब्लॉकिंग एंड दिस इज विथ ब्लॉकिंग। मुझे आप ये बताएं कि इन दोनों में से किस कोड का रिजल्ट ये ऊपर वाला होगा? सर पहले नॉन ब्लॉकिंग वाले का सर। नॉन ब्लॉकिंग का। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस वाले कोड का रिजल्ट कौन सा हार्डवेयर होगा? सर ये सिंगल प्लेयर। ये कौन बोल रहे हैं? सिंगल फ्लिप फ्लॉप के लिए सर, ये दूसरा। सिंगल प्लेयर। सुफियान बोल रहे हैं? यस सर। अच्छा, सुफियान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये दूसरा वाला जो है, इससे सिंपल एक फ्लिप फ्लॉप बनेगा, ठीक है। डी क्यू, ठीक है। क्यू एक बनेगा, वो इसलिए कि Q1 इज इक्वल टू N, ठीक है। सो आप कह रहे हैं कि Q1 इज इक्वल टू N, ये असाइनमेंट हो गई है, कंप्लीट हो गई है, स्टोरेज भी हो गई है। फिर आप कहते हैं कि Q2 इज इक्वल टू Q1, बट Q1 इज ऑलरेडी इक्वल टू N। तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि Q2 इज इक्वल टू N। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में कह रहे हैं कि आउट इज इक्वल टू Q2, लेकिन आउट इज इक्वल टू Q1 विच इज इक्वल टू N। तो आखिर में सिर्फ ये बनेगा आउट N, यानी एक फ्लिप फ्लॉप बनेगा जिसका आउटपुट आउट होगा और जिसका इनपुट इन होगा। तो बजाय 3 फ्लिप फ्लॉप्स के सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप बनेगा। सही है? डिफरेंस समझ आ रही है कि ब्लॉकिंग असाइनमेंट ने इस सर्किट के साथ क्या किया है? यस सर, समझ आ गई। यस सर सर समझ आ गई है, लेकिन सर लास्ट में आपने कहा कि वो जो पोस्ट स्टेप में था उसमें असाइन करना था ना सर, नॉन ब्लॉकिंग में। तो यहाँ पे तो फिर असाइन नहीं की हुई है उनकी वैल्यू। किस में? नॉन ब्लॉकिंग में सर। अच्छा, नॉन ब्लॉकिंग में देखो, नॉन ब्लॉकिंग में आप कहते हैं Q1 इज इक्वल टू N, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, अभी स्टोरेज इसमें नहीं हुई। फिर आप कहते हैं Q2 इज इक्वल टू Q1, फिर आप कहते हैं आउट इज इक्वल टू Q2। तो असल में इसको आप यूं इमेजिन करें कि स्टोरेज चूंकि इस पॉइंट पे नहीं हुई होती, तो ऐसे हो रहा होता है कि एक टेम्पररी वेरिएबल, अब मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक टेम्पररी वेरिएबल में ये N1 चला जाता है, ठीक है। एक टेम्पररी वेरिएबल में N1 चला जाता है, मैं एरो के साथ लिख रहा हूं। एक टेम्पररी वेरिएबल में Q1 चला जाता है और एक टेम्पररी वेरिएबल में Q2 चला जाता है। ये सारे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड्स हैं। अब एक ही पॉइंट पे, एक ही वक्त में क्या होता है कि Q1 में temp1 चला जाता है, Q2 में temp2 चला जाता है और Q3 में temp3 चला जाता है। तो ये जो स्टोरेज है, ये एक ही टाइम पे पैरेलल में हो रही है, और ये जो काम है ये सीरियल है, ठीक है। दिस इज सीरियल, ठीक हो गया। इस वजह से इससे 3 फ्लिप फ्लॉप बनेंगे। जब भी आप नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज करेंगे और उसका जो राइट हैंड साइड है ये एक डिफरेंट वेरिएबल होगा, तो उससे हर दफा एक सेपरेट फ्लिप फ्लॉप बनेगा, ठीक है। और अगर हम देखें ना
तो इन सब का क्लॉक एक है। इसका मतलब है कि इनमें सब में जो स्टोरेज है, पॉजिटिव एज है, पॉजिटिव एज सबको एक ही टाइम पे मिलता है। तो अगर सबको पॉजिटिव एज एक ही टाइम पे मिलता है तो सब में स्टोरेज भी एक ही टाइम पे होगी। सही हो गया। सो यही मतलब है नॉन ब्लॉकिंग का। नॉन ब्लॉकिंग जो है वो इस सिनेरियो को कैप्चर करता है। किस सिनेरियो को कैप्चर करता है? कि आपके फ्लिप फ्लॉप्स में एक ही पॉजिटिव एज पे साइमल्टेनियसली कंकरेंटली स्टोरेज हो। और कहां से हो वो मैंने बता दिया कि आप इसको इमेजिन करें कि जैसे एक टेम्पररी वेरिएबल से हो रही है। जी समझ आ गई है कि नहीं? यस समझ आ गई। और कौन कौन है ऑनलाइन? सर 36 है ना, आपको छोड़ के दूसरा 35 है टोटल, 34 है टोटल। अफजाल को समझ आ गई है? यस सर, यस सर। अच्छा, और ये अपना क्या नाम है, साद? यस सर, समझ आई है सर। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसका सिर्फ रिजल्ट है। वो जो मैं उस स्लाइड पे कर रहा था वो सारा इधर टेक्स्ट में एक्सप्लेन है कि एक से ये वाला सर्किट बनेगा, दूसरे से ये वाला बनेगा। ठीक है, और वो जो गाइडलाइन है वो भी यहाँ पे है कि ऑलवेज यूज नॉन ब्लॉकिंग फॉर सीक्वेंशियल। ठीक है, और कॉम्बिनेशनल के लिए ब्लॉकिंग। ये कॉम्बिनेशनल की वो जो मैं दूसरा वो बता रहा था ना कि एक्स अगर जैसे ये कि एक्स अगर इधर यूज हो तो फिर डिफरेंस होता है, तो उसकी एग्जांपल यहां पे है। सही है? यस सर। यानी यहाँ पे मैंने उधर बताया था, यहाँ पे इसकी फुल एग्जांपल है कि दो कोड्स हैं, एक कोड ये है और एक कोड ये है। ठीक है, एक में ब्लॉकिंग है और दूसरे में नॉन ब्लॉकिंग है। यानी ये वो सिनेरियो है कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक को आप नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग दोनों से चेक करना चाहते हैं कि किसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसको आप रीड करो, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट है। इसका रिजल्ट डिफरेंट है, ठीक है, एक्स और वाई को देखो, इसका रिजल्ट डिफरेंट है और इसका रिजल्ट डिफरेंट है। तो क्या मतलब है कि इस वाले केस में जब यहां पे यूं सिनेरियो हो कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में यूज हो रही हो तो ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग के आउटपुट्स में फर्क होता है। लेकिन अगर इस किस्म की इक्वेशन हो जैसे x इज इक्वल टू a एंड b और y इज इक्वल टू लेट्स से c और d, तो इसमें नॉन ब्लॉकिंग जो है दिस इज इक्वल टू ब्लॉकिंग। दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया, इस वाले सिनेरियो में इक्वल होते हैं, लेकिन ये सिनेरियो जो यहां पे है इसमें इक्वल नहीं होते। तो गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन ये है कि ऑलवेज यूज ब्लॉकिंग फॉर कॉम्बिनेशनल लॉजिक। इस पेचीदगी से बचने के लिए सीक्वेंशियल में हमेशा नॉन ब्लॉकिंग यूज करो, क्योंकि वो एक्चुअल सर्किट के बिहेवियर को कैप्चर करता है कि सारे फ्लिप फ्लॉप्स में एक ही पॉइंट पे स्टोरेज हो। और हमेशा कॉम्बिनेशनल में नॉन ब्लॉकिंग यूज करो, ठीक है, क्योंकि वो इस किस्म का जो ये फीडबैक है कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में यूज हो, वो इस सिनेरियो को जो है अवॉइड करता है। ठीक हो गया? सो ये गाइडलाइंस हैं। अच्छा जी, फिर आगे इसके आगे और एग्जांपल्स हैं। मसलन अभी आप ये सर्किट बनाना चाहते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप हो जिसका एक क्लॉक है, उस क्लॉक को हम बटन कह रहे हैं, और एक इसका आउटपुट है जिसको हम लाइट कह रहे हैं। ठीक है, और उसमें एक जो क्यू प्राइम है वो फीडबैक है। ठीक है, तो इसका कोड कैसे होगा? मॉड्यूल ऑन ऑफ बटन लाइट
इनपुट बटन है, आउटपुट लाइट है, रिज लाइट। रिज लाइट क्यों इसको रिज डिफाइन किया? सर ये वो है बिहेवियर लेवल पे हम कर रहे हैं, इसलिए इसके जी। अंदर it is the right, नहीं, it is the left hand side एक रीजन ये भी है सर लेफ्ट हैंड साइड पे in always, ठीक है, it is the left hand side in always, इसीलिए इसको हम डिफाइन करते हैं as a ridge। तो always at pause edge of button begin light gets inverted light, ठीक है। सो इस किस्म का सर्किट ऐसे बनेगा। फिर लैचेस कैसे बनते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये SR लैच है, तो इसका कोड यूं है कि assign q is equal to set and ये NAND है, ठीक है। NAND के एंड के साथ आप ये टिल्डा लगाते हैं तो NAND बन जाता है। इसी तरह दूसरे का ये है। तो ये कोड भी आप देखो, इससे फॉर एग्जांपल ये आप बनाओ कि इसका क्या सर्किट बनेगा, ठीक है, और इसका क्या सर्किट बनेगा। ठीक हो गया। ये जरा आप देखो कि क्या बनेगा, इसका क्या ख्याल सर है? ये तो नहीं डेटा इन के आउट सर ये मक्स है। हाँ, लेकिन बेसिकली ये मक्स है, लेकिन याद है कि हमने लैच कैसे बनाया था? मक्स से बनाया था। तो बेसिकली ये है कि इनेबल इसका इनपुट है एक, और अगर ये 1 है तो इसका इनपुट है इन, और अगर ये 0 है तो जो आउटपुट है वही इनपुट है। सो बेसिकली दिस इज डी लैच, ठीक है। ये इसका डी इनपुट है, इनेबल इसका जी इनपुट है, और ये इसका क्यू आउटपुट है। तो दिस इज डी लैच बिल्ट फ्रॉम मक्स। सिमिलरली दूसरा वाला भी देखो, ये भी डी लैच है। अच्छा, साइक्लिक बिहेवियर फ्लिप फ्लॉप्स एंड लैचेस। सो ये 2-3 मुख्तलिफ किस्म के कोड्स हैं। अगेन मैं चाहता हूं कि आप इसको रीड करके सर्किट बना दें। सो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट वाले को मैं करता हूं तो फर्स्ट वाले में देखो, दिस इज बेसिकली पॉज एज। तो जब पॉज एज है तो इसका मतलब है कि ये फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। और कौन सा, अगर नेग एज हो तो मैं यहाँ पे बबल लगाऊंगा, लेकिन नेग एज नहीं है तो इसलिए ये सिर्फ स्ट्रेट इस तरह आ जाएगा। और फिर इसका एक आउटपुट है Q, ठीक है, एक इसका इनपुट है D। और अब इसमें देखो जो डेटा है वो यहां से आ रहा है। फिर इसमें एक रीसेट है, और वो रीसेट जो है वो एक्टिव लो है क्योंकि वो 0 पे है। फिर एक सेट है और वो भी एक्टिव लो है, ठीक है। तो सेट पे क्या होता है कि आउटपुट 1 होता है, रीसेट पे क्या होता है कि आउटपुट 0 होता है। और ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये सिंक्रोनस है, क्योंकि सेंसिटिविटी लिस्ट में शामिल नहीं है। जबकि जो ये वाला कोड है इसमें फिर शामिल हैं, तो ये एसिंक्रोनस है, ये एसिंक्रोनस है। इसी तरह आप इसको भी देखो, ये डी लैच का एक और तरीका है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज बेसिकली LFSR। इसे क्या बनता है? LFSR का नाम किसी ने सुना है? जी, व्हाट इज लीनियर सर एक नाम सुना था, एक मतलब सर लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर। हाँ बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आपने कहाँ पे सुना था? सर ये क्लाइंट का सर काम था, फिर हुआ नहीं था, लेकिन सर जस्ट उसने इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो तब सुना था सर। अच्छा, ये लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर जो है, दिस इज अ वेरी क्रूड रैंडम नंबर
जनरेट। अगर आपने रैंडम नंबर जनरेट करने हो तो ये रैंडम नंबर जनरेशन का सबसे बेसिक मेथड है। ठीक हो गया, सबसे बेसिक और सिंपल मेथड है LFSR। तो अब इसको देखो, इसमें ये वाले जो हैं, ये प्लस मेरे ख्याल में ये एक्सक्लूसिव और हैं, जितनी भी ये प्लस हैं ये एक्सक्लूसिव और है, और जो C हैं C1 C2 C3 ये डिफरेंट कोएफिशिएंट्स हैं या कांस्टेंट्स हैं। ठीक हो गया, और बाकी तो फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो इस किस्म के सर्किट को कैसे कोड करते हैं? यहाँ पे देखो, मॉड्यूल, LFSR, Y, क्लॉक और रीसेट। Y क्या है? Y ये है, ये सारे Y's हैं, ये और ये पूरा जो वेक्टर है ये Y है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज, इसको Y1 कह रहे हैं, तो दिस इज, ठीक है, Y n-2, बीच में ये वो है डैश है। ठीक है, सो Y क्लॉक रीसेट। अब इसमें देखो, मैं इसको जूम कर रहा हूं, पैरामीटर लेंथ इज इक्वल टू 8। ये पैरामीटर जो है ये वेरलॉग का कीवर्ड है, और दिस इज यूज्ड टू एक तरह से सर्किट को ना मल्टीपल इनपुट या वेरिएबल इनपुट बनाने के लिए है। ठीक है, तो इस केस में तो सिर्फ कोएफिशिएंट्स को डिफाइन करने के लिए यूज हुआ, लेकिन आगे इसके और यूज भी हम देखेंगे। सो पैरामीटर लेंथ इज इक्वल टू 8। पैरामीटर, अच्छा, इसका एक और मैं बता दूं, हार्डवेयर में इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पैरामीटर का हार्डवेयर में कोई मतलब नहीं। सर जी। इसको स्टार्ट कर ले, नेट डिस्कनेक्ट हुआ था सर स्टार्ट से। अच्छा, स्टार्ट से ये कि ये सर्किट है, ये आपके सामने है। ठीक है, इस सर्किट का नाम LFSR है, और ये जो प्लस हैं ये बेसिकली एक्सॉर्स हैं। ये जो प्लस गेट्स हैं, ये प्लस साइन जो है ये एक्सॉर हैं, और जितने भी ये सीज हैं ये कोएफिशिएंट्स हैं। ये क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक हो गया। तो अब इसको कैसे करते हैं? मॉड्यूल, LFSR, Y क्लॉक रीसेट, पैरामीटर, ये आप यूं कह लें कि एक तरह से वेरिएबल्स हैं जिसका हार्डवेयर में कोई इक्विवेलेंट नहीं है। सो लेंथ इज इक्वल टू 8। पैरामीटर इनिशियल स्टेट, तो ये इनिशियल स्टेट हो गया 8 बिट 10010001। तो यहाँ पे जो LFSR यहाँ पे हम बना रहे हैं उसका लेंथ कितना है? कितने फ्लिप फ्लॉप हैं उसमें? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह अगर मैं पैरामीटर को 16 कर लूं और फिर इधर एक 16 बिट का इनपुट दे दूं, तो 16 बिट LFSR में बना रहा हूं। ठीक है, सो ये इनिशियल वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल इसमें इनिशियली 1 आएगा, इसमें 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 0 0 1। पैरामीटर टैप कोएफिशिएंट्स, अब ये वो वाले कोएफिशिएंट्स हैं, वो C। सो लेट्स से दिस इज आवर C1। ठीक है, वो यहाँ पे है, और वो है C1 इज इक्वल टू 1, C2 इज इक्वल टू 1, C3 इज इक्वल टू 0, C4 इज इक्वल टू 0, C5 इज इक्वल टू 1, C6 इज इक्वल टू 1, C7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और C8 इज इक्वल टू 1। ये कोएफिशिएंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर इनपुट क्लॉक रीसेट, फिर आउटपुट Y और रेज Y। अच्छा, आप यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे इन्होंने 0 से स्टार्ट नहीं किया, 1 से स्टार्ट किया। तो आई थिंक इसका कोई डिफरेंस नहीं है, आप 1 से भी 0 से भी कर सकते हैं, यानी 0 टू लेंथ -1 भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली हम करते हैं ना 7 डाउन टू 0, तो इन्होंने 0 डाउन अप टू 7 किया है।
इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये कि आप लेफ्ट हैंड साइड वाले को 0 कह रहे हैं और जो राइट हैंड साइड पे आखिरी है उसको आप 8 कह रहे हैं या 7 कह रहे हैं। ठीक हो गया। ऑलवेज एट पॉज एज ऑफ क्लॉक इफ रीसेट, अगर रीसेट है तो y इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट, तो y को इनिशियलाइज कर लो इस वाले स्ट्रिंग से। एल्स बिगिन, अब देखो क्या हो रहा है, y1 गेट्स y8, तो ये y1 है, इसमें y8 असाइन करो। ठीक है, ये उसी सर्किट को देख के y2 में क्या असाइन करो, y2 ये वाला है। ठीक है, इसमें करो टैप 7, सो दिस इज माय टैप 7, ये वाला टैप्स कोएफिशिएंट 7 ये वाला है। अच्छा, सो दिस इज टैप 7, दिस इज टैप 6, 5 4, दिस इज 3 2 1 और 0। तो टैप 7 के साथ क्या करो, अगर ये 1 है, टैप 7 अगर 1 है तो क्या करो कि y1 और y8 को एग्जॉर करके इसमें डाल दो। यहां पे एक मक्स है। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो क्या करो, ये y8 है, y8 एग्जॉर और ये y1 है, इन दोनों को एग्जॉर करके इसमें डालो, अदरवाइज y1 को डाल दो। ठीक है, यू सी कि हर एक पे एक, दूसरे में भी देखो, इधर एक एग्जॉर वो है 1 पे, इसको y2 को और y1 इनका एग्जॉर लो, इधर डाल दो। सर इसको जूम करें सर तो। अच्छा, मैं इधर इधर ऊपर कर लेता हूँ, इस इक्वेशन Yes, को मैं sir. ऊपर एक के लिए कर लेता हूँ ताकि वो क्लटर्ड ना हो। अच्छा, ये देखो, ये y2 है और ये y1 है, सही हो गया। अब बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट 7, इसको लेट्स से मैं C7 कह रहा हूं, C7 के बेस पे यहां पे एक मक्स है। ठीक है, उसमें ये 1 है, ये 0 है। सो अगर 0 है तो 0 पे देखो इसमें y1 जाएगा, तो 0 पे मैं इसमें y1 डाल लेता हूं और इस मक्स का इनपुट यहां पे है। और अगर 1 है तो 1 पे क्या करो कि y1 और जो y8 है, y8 उधर से आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे बना लेता हूं ऐसे, ये y8 है और ये y1 है, इन दोनों पे एक्सॉर गेट लगा दो और एक्सॉर गेट यहां पे इनपुट करो। ठीक हो गया अफजाल, सही है? यस सर। तो सिंपली ये है कि ये 8 बिट का है तो आप इस 16 बिट का ही बना सकते हैं। ठीक है, 32 बिट का ही बना सकते हैं। ये इस वक्त 8 बिट का रैंडम नंबर जनरेटर है। 32 बिट के लिए आप बना सकते हैं, 64 बिट के लिए भी आप बना सकते हैं रैंडम नंबर जनरेटर इस तरह। सही, सिलेक्ट किसके कंट्रोल में होता है? ये जो मक्स का सिलेक्ट होता है, ये जो मक्स का सिलेक्ट होता है सर, इसको कौन सी चीज कंट्रोल कर रही होती है? ये कोएफिशिएंट, ये जो टैप 7 को जैसे टैप कोएफिशिएंट 7 लिखा हो, ये चीज। हाँ जी। ओके सर। कोई और क्वेश्चन है? नो सर। तो इसको अगर आप लेट्स से ना एफपीजीए पे कोई छोटा सा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि मसलन 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे चारों डिस्प्लेस पे आप जो हैं 4 डिजिट बीसीडी नंबर रैंडमली जनरेट करें, यानी वो 000 से लेके 999 तक रैंडमली नंबर्स को जनरेट करें। तो रैंडम नंबर जनरेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ये तो वैसी खेल कूद के लिए मैंने बता दिया, लेकिन ये क्रिप्टोग्राफी में और सिक्योर कम्युनिकेशन में और बहुत ज्यादा जगहों पे रैंडम नंबर्स यूज होते हैं। ठीक है, कितने
स्लाइड फंक्शन सही है। फिर लैंग्वेज का एक और पार्ट है जो कि इतना ज्यादा यूज नहीं होता, यानी मैं तो नहीं करता। आप देख लो कि कंप्लीटनेस के लिए इसको आप देख लो। एक है टास्क और एक है फंक्शन। तो टास्क और फंक्शन दोनों जो हैं ये बेसिकली जिस तरह सी का फंक्शन होता है कि आप एक चीज आपको बार बार चाहिए तो आप उसका फंक्शन बना देते हैं, यानी आप उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। यही लॉजिक फंक्शन का है और टास्क का भी है। दोनों में फिर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कि पहले तो ये है कि कैसे डिफाइन होता है। तो इसमें देखो एड अंडरस्कोर वैल्यूज, ये एक टास्क है और डिफाइन कैसे हुआ है, ऐसे। ठीक है, ये देखो ये टास्क ऐसे डिफाइन हुए कि जिस तरह मॉड्यूल के आउटपुट्स होते हैं और इनपुट्स होता है वो सारा कुछ यहाँ पे भी है, लेकिन ये सेपरेट मॉड्यूल नहीं है बल्कि सेम मॉड्यूल के अंदर ही है। तो बेसिकली ये एडर है। ठीक है, तो एडर का आपने टास्क बना लिया, अब टास्क को आप बार बार कॉल कर सकते हैं। और फंक्शन को भी देख लो, फंक्शन जैसे ये यहां से लेके यहां तक फंक्शन है। तो फंक्शन 7 डाउन टू 0 इनपुट और ये फंक्शन कॉल है। ठीक है, तो यानी मेरे लिए तो अगर किसी चीज का आप टास्क या फंक्शन बना रहे हैं तो व्हाई नॉट आप उसका मॉड्यूल बना लें। ठीक है, मॉड्यूल बना के इंस्टेंशिएट कर लो। तो मैं तो ये स्टाइल यूज करता हूं ज्यादातर कि आप मॉड्यूल बनाएं और मॉड्यूल्स को इंस्टेंशिएट करें। सही है, लेकिन आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस और भी है। शायद एक जो है सीक्वेंशियल लॉजिक के लिए है और एक सिर्फ कॉम्बिनेशनल लॉजिक के लिए। मेरे ख्याल में फंक्शन के थ्रू एक मिनट, फंक्शन के थ्रू मेरे ख्याल में जहां तक मुझे याद है सिर्फ आप कॉम्बिनेशनल लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टास्क इज मोर पावरफुल कि आप इसमें सीक्वेंशियल लॉजिक को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जी, और सर टास्क हमारे पास सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है और फंक्शन नहीं करता हमारे पास। अच्छा, ये भी डिफरेंस बात कर रहे हैं, वेरिलॉग की बात कर रहा हूँ। टास्क यानी आप कह रहे हैं कि मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है। नहीं सर, से सिंगल वैल्यू रिटर्न करते और जो फंक्शन है वो रिटर्न नहीं करता वैल्यू को। नहीं, क्यों नहीं कर रहा है? इधर देखो, तो कर रहा है। अलाइन अंडरस्कोर वर्ड। जी सर, नहीं मेरा मतलब ही नहीं है सर। मैं ये कह रहा था जैसे हम लैंग्वेज के अंदर बात करते थे रिटर्न दिस वन टू अगेन। नहीं, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज की बात नहीं करें, वो डिफरेंट चीज है। ठीक है, सो ये लैंग्वेज का एक हिस्सा है, लेकिन नॉर्मली मुझे तो इसकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ी। आपको अगर इसकी जरूरत पड़े तो मुझे ये बताइएगा कि क्यों इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो काम इन दोनों से हो सकता है वो मॉड्यूल से बहुत आराम से हो सकता है। आप उस चीज का मॉड्यूल बनाएं और उसको मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट कर दें। सही हो गया। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, वो भी फंक्शन का है। ठीक है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। ठीक है, सम ऑफ ऑपरेंड्स और लार्जेस्ट ऑपरेंड। तो ये बी एक ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, और इसको भी अगेन वही बात है कि फंक्शन से आप कर सकते हैं और इसका अलग मॉड्यूल बना के भी आप इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। टास्क वर्सेस फंक्शन। अच्छा, डिफरेंस यहां पे आ गया। फंक्शंस आर इक्विवेलेंट टू कॉम्बिनेशनल लॉजिक। ठीक है, टास्क आर मोर जनरल एंड दे कंटेन टाइमिंग कंट्रोल। ठीक है, टू कंटेन इवेंट कंट्रोल। सो इससे आप सीक्वेंशियल लॉजिक बना सकते हैं, इससे आप कॉम्बिनेशनल लॉजिक बना सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशनल और ये ज्यादा पावरफुल है, इससे कॉम्बिनेशनल और
सीक्वेंशियल दोनों बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन है यहां तक? नो सर। अच्छा जी, कंटिन्यू करें। सो सिंथेसिस ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक, जिस तरह हमने सिंथेसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक का एक टॉपिक पढ़ा था, तो इसी तरह है सिंथेसिस ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक। पर्पस क्या है कि कब आप लैचेस या फ्लिप फ्लॉप्स बना सकते हैं और कब नहीं बना सकते, या कौन सा स्टाइल है, स्टाइल ऑफ कोड है जिससे लैच बनेगा, और कौन सा स्टाइल ऑफ कोड है जिससे फ्लिप फ्लॉप बनेगा। तो 3 पॉइंट्स हैं। इंटेंशनल सिंथेसिस ऑफ लैचेस, यानी आपकी इंटेंशन है, आपकी ख्वाहिश है कि आप लैच बनाएं। दूसरा पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ 3 स्टेट डिवाइसेस एंड बस इंटरफेसेस, जो बस कंट्रोल लॉजिक है वो आप बनाना चाहते हैं, और सिंथेसिस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, सो इंटेंशनल सिंथेसिस ऑफ लैचेस, तो एक इंटेंशनल है, एक एक्सीडेंशियल है। ठीक है, एक्सीडेंटल। So accidental synthesis of latches was covered in lecture on synthesis of combinational logic. ये हमने कवर किया है। याद है कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप f को इनकम्प्लीट छोड़ते हैं तो लैच बन जाता है क्या? हाँ, और टर्नरी को इनकम्प्लीट छोड़ते हैं तो वहां पे एक्सीडेंटल लैचेस बनेंगे। इंटेंशनल सिंथेसिस ऑफ लैचेस, यानी आपकी ख्वाहिश है कि आप लैच बनाएं। इट कैन बी ऑल्सो डन विद इफ, केस एंड टर्नरी ऑपरेटर। अगेन सिर्फ वही बात है, लेकिन एक में हमें जरूरत नहीं थी और दूसरे में हमें जरूरत है। तो ये टेक्स्ट है कि केस से कैसे बनते हैं, इफ से कैसे बनते हैं, और टर्नरी से कैसे बनते हैं, और ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब इधर देखो, इस वाले को देखो। फॉर एग्जांपल, एक तो हमने कह दिया कि आप इसको इनकम्प्लीट छोड़ दो। ठीक है, और दूसरा आप ये कर सकते हैं जो यहां पे है, ये कोड और ये कोड, if latch underscore enable data underscore out is equal to data underscore in, इन दोनों से लैच बनेगा, इससे भी बनेगा और इससे भी बनेगा। पहले वाले केस में तो एक्सप्लिसिट है, ठीक है, कि जब लैच enable 1 हो तो डेटा आउट इज इक्वल टू डेटा इन, else data out is equal to data out। तो इसमें तो लैच बनेगा। किससे बनेगा? मक्स से बनेगा। दूसरे केस में इससे भी लैच बनेगा, क्योंकि ये क्या है? इनकम्प्लीट है। ये क्या है? ये इनकम्प्लीट है, तो इससे भी लैच बनेगा। तो अब अगर आप लैच बनाना चाहते हैं तो आप ये कोड लिखें या ये कोड लिखें। लेकिन अगर आपने गलती से एल्स छोड़ा है, इसका मतलब है कि आप कॉम्बिनेशनल लॉजिक बनाना चाहते थे, तो फिर ये एक्सीडेंटल सिंथेसिस ऑफ लैचेस होगी। अल्टरनेटिवली आप ये जो रेड में स्टेटमेंट है, इससे भी लैच बना सकते हैं। लैच इनेबल अगर 1 है तो डेटा आउट इज इक्वल टू डेटा इन, एल्स डेटा आउट इज इक्वल टू डेटा आउट। तो ये देखो, ये फीडबैक जब भी आप डालते हो तो ये फीडबैक आपके लिए लैच बनाता है। ठीक है, ठीक है सर। So this is the synthesized circuit। 4-bit लैच है, तो 4 मक्सेस है और हर मक्स में फीडबैक है। अगेन वो मैंने कहा था कि इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट वाला एग्जांपल ये है कि आप इसको इनकम्प्लीट छोड़ दें, तो इससे भी लैच बनेगा। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस है। ये देखो, इससे भी लैच बना है, इस वाले स्टाइल से भी लैच बना है। ये वाला, इसको मैं स्टाइल 1 कहता हूं।
और ये वाला स्टाइल है, इससे भी लैच बना है। इसका पहले वाले का सर्किट ये है, दूसरे वाले का सर्किट ये है, क्या डिफरेंस है? जी सर ये तो एक्सटर्नल है, तो ESD उसमें ये चीज नहीं है। और ये चीजें है क्या बेसिकली? बेसिकली जो आजकल के FPGAs है ना, उनमें हमने, अगर आपको याद हो, CLB का आर्किटेक्चर पढ़ा था, जी सर, ठीक याद है? तो CLB के आर्किटेक्चर में फ्लिप फ्लॉप्स थे। है। ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं, यानी इन्हीं फ्लिप फ्लॉप से आप लैच भी बना सकते हैं, ठीक है? तो जब आप ये वाला स्टाइल, जो स्टाइल नंबर 2 है, ये लिखते हैं, तो स्टाइल नंबर 2 से वो जो स्लाइस के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो यूज होते हैं, और जो स्टाइल नंबर 1 है उससे क्या होता है, उससे मक्सिस से लैच बनता है, जिसका क्या मतलब है कि वो कहां पे इंप्लीमेंट होंगे, मक्सिस कहां पे इंप्लीमेंट होंगे? सीक्वेंशियल कोई भी डेटा सर हमारे पास होगा। नहीं, मक्स कहां पे इंप्लीमेंट होगा FPGA में? लुकअप टेबल में? लुक नहीं, उसके बाद लुकअप टेबल में इंप्लीमेंट होगा ना? हाँ वही लुक नहीं सर, लुक टेबल में होगा। लुकअप टेबल में इंप्लीमेंट होगा, और लुकअप टेबल का जो आउटपुट है वो उसका इनपुट हो जाएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्टाइल 1 का कोड था ये लुट्स में मैप होता है, ठीक है? और स्टाइल 2 का जो कोड है ये कहां पे मैप होता है? ये लैचेस में, ठीक है? लैचेस ऑफ CLB, लट्स ऑफ CLB, ठीक है? सो इसका क्या मतलब है कि जो स्टाइल होता है कोड का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टूल्स के लिए, क्योंकि उससे वो मतलब निकालता है कि आप कौन से हार्डवेयर को यूज करना चाहते हैं, सही है? अब इनमें से कौन सा बेहतर है, स्टाइल 1 के स्टाइल 2? सर स्टाइल 1 बेहतर है। स्टाइल 2 बेहतर है? वो नहीं, 2 बेहतर है, क्योंकि अगर एक CLB है उसमें लुकअप टेबल्स भी हैं और उसमें फ्लिप फ्लॉप या लैचेस भी हैं, ठीक है? तो आपको याद है कि जब आप फ्लिप फ्लॉप को या लैच को यूज करते हैं तो उसका क्या क्या वो होता है नुकसान? अच्छा, उस लिहाज से ठीक है, उस लिहाज से आपने कहा तो फिर स्टाइल 1 बेहतर है कि सर मैं इस तरह कह रहा हूँ ना कि जो हमारे पास CLB था ना, उसके अंदर भी तो मक्स होता था जिसमें हम बाईपास करते थे फ्लिप फ्लॉप को। तो ये चीज मैंने ध्यान में रखते हुए बोली है। नहीं, इसको आप यूं देखो कि लेट्स से अगर सिंपल ये सर्किट हो, ये 4 बिट लैच हो, फिर तो अगर हम इसको CLB के लैच से इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका क्या हो सकता है रिजल्ट, कि आपके जो लुट्स हैं वो शायद उस मोड में यूज हो, क्या कहते हैं उसको, पास थ्रू में, ठीक है? अगर कहीं और से लैचेस में इनपुट नहीं आ रहा और इनपुट उसको सिर्फ लुट्स के आउटपुट ही से आ रहा है, तो फिर आपके लुट्स वेस्ट होंगे। लेकिन अगर ये लैच किसी बड़े सर्किट का पार्ट है जिसमें कॉम्बिनेशनल लॉजिक लुकअप टेबल्स में जाएगा, तो फिर ये जो स्टाइल नंबर 2 है ये अच्छा है, क्योंकि आपका कोई और फंक्शन लुकअप टेबल में चला जाएगा और आपके लैचेस जो हैं वो CLB के लैचेस या फ्लिप फ्लॉप्स में चले जाएंगे। सही हो गया? ठीक है सर। थ्री स्टेट डिवाइसेस एंड बस इंटरफेसेस, तो इनको आप कैसे यूज करते हैं, थ्री स्टेट डिवाइसेस या बस इंटरफेसेस को? इसका मतलब ये है, लेट्स से यहाँ पे आपके पास कोई कोर सर्किट है या लॉजिक है और ये आपका बस है, ये जो 2 डायरेक्शन में
जा रहा है, और इस बस पे कोई और लॉजिक ये है और ये है। अब लेट्स से कि आपने कोर सर्किट ने किसी और सर्किट के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो वो क्या करेगा, वो ट्राई स्टेट बफर को इनेबल करेगा। सही है, तो उसके लिए कोडिंग स्टाइल कैसे है? अगेन ये जो रेड में है इसमें हम 32 बिट जी यूज करते हैं। सो बस इनेबल और टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू अगर ये 1 है तो डेटा टू बस गेट्स सर्किट टू बस, डेटा टू बस ये लाइन है, सर्किट टू बस ये लाइन है। तो अगर 1 है तो दोनों कनेक्ट होते हैं, और अगर 0 है तो 32 बिट जी। ठीक है, इस तरह बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। बाई डायरेक्शनल का कोड आप देख लो, ये है कि बस से डेटा आ रहा है और बस की तरफ डेटा जा रहा है, तो उसके लिए दो ट्राई स्टेट्स हैं, एक सेंड डेटा से कंट्रोल होता है, एक रिसीव डेटा से। तो ये सेंड डेटा से, ये रिसीव डेटा से, बाकी कोड उसी तरह है। ठीक है, सर मैं 32 बिट एक्स लिख सकता हूँ यहाँ? नहीं, ट्राई स्टेट बफर में 32 बिट एक्स नहीं लिख सकते। ठीक, ट्राई स्टेट बफर क्या होता है, वो जब 0 हो तो हाई इम्पीडेंस में होता है, यानी ठीक वो एक तरह से डिस्कनेक्ट होता है। तो ट्राई स्टेट बफर में हम जी नहीं ले एक्स नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आते हैं सिंथेसाइजिंग अ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो उसके फिर 3 केसेस हैं। इट इज रेफरेंस विद इन बिहेवियर, बिफोर इट इज असाइंड, इट इज असाइंड वैल्यू इन सम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ बिहेवियर, इट इज रेफरेंस आउटसाइड द स्कोप ऑफ बिहेवियर। फिर इन पे एग्जांपल है, केस नंबर 1। सही है, तो मैं एग्जांपल पे आता हूँ, ये टेक्स्ट आप लोग खुद रीड कर लो। ठीक पहला केस ये है कि जो भी वेरिएबल इवेंट ट्रिगर्ड ऑलवेज में हो, यानी ऑलवेज है, पॉज इच ब्लॉक के अंदर हो, और वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो। ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो उससे फ्लिप फ्लॉप बनेगा। ठीक है, अब इस वाले केस को देखो, इसमें क्या 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 हो रहा है। इसमें अगर इसका मैं सर्किट बनाना शुरू करूं तो ऐसे करूंगा कि मैं इसमें एक फ्लिप फ्लॉप बनाऊंगा जिसका आउटपुट है डेटा अंडरस्कोर ए, ये, और दूसरा फ्लिप फ्लॉप बनाऊंगा जिसका आउटपुट है डेटा अंडरस्कोर बी। ठीक है, पहले मैंने ये बना लिए। अब मैं इसमें सेट, तो इसका एक इनपुट है सेट 1 और इसका इनपुट है सेट 2। तो अगर सेट्स हैं तो इनका आउटपुट 1 हो जाएगा, और अगर सेट 0 है तो इनका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो ये एक तरह से सेट लॉजिक है। एल्स पे देखो क्या है, एल्स पे देखो, इसके दरमियान 2 स्टेटमेंट्स हैं। डेटा बी गेट्स डेटा ए, इसका मतलब है कि इसका आउटपुट इसका इनपुट है और इसका आउटपुट इसका इनपुट है। सही है, और जो आपके एक्चुअल सर्किट की जो आउटपुट्स हैं वो भी यही हैं, कि एक आपका आउटपुट ये है डेटा अंडरस्कोर ए, और एक आपका आउटपुट ये है डेटा अंडरस्कोर बी। तो क्या मतलब है इस बात का, ये बेसिकली 2 चीजों को स्वैप कर रहा है। एक ऐसा सर्किट है जो 2 चीजों को स्वैप कर रहा है, इसमें जो स्टोर है वो इसमें आएगा और इसमें जो स्टोर है वो इसमें आएगा हर क्लॉक साइकिल में। ठीक है, सो इस जब भी पॉज एज हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है उससे रजिस्टर बनेगा। ठीक है, सिंथेसाइज सर्किट ये है।
ये तो FSM की तरह ना हुआ सर, किस तरह? जो हमने पिछले उसमें किया था, करंट स्टेट देन प्रीवियस। तो ये तो आउटपुट फिर उसका इनपुट आ रहा है, तो ये कुछ उस तरह का नहीं लग रहा सर्किट। जो नीचे वाला है सर, नीचे नीचे कॉम्बिनेशनल लॉजिक पे सीक्वेंशियल। हाँ, नहीं, ये वाला जो है, ये वाला यही है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हैं। वो ये हैं कि ये जो लॉजिक है, इनपुट लॉजिक, जी सर। वो थोड़ा चेंज इसने किया है। कैसे किया है? इफ सेट, अगर सेट 1 है, हाँ, वो इसके लिए किया है। ये जो लॉजिक है ना, वो ये है कि अगर सेट 1 है तो इसको 1 करो, इसको 0 करो। तो ये कैसे होगा? मक्स से सेट 1 है तो एक यानी लॉजिक गेट से भी हो सकता है, और इसने ऐसे किया है कि यानी दो वो है ना, यूं आप ट्रेबल बना सकते हो, सेट 1, सेट 2, और इधर है डेटा ए, डेटा बी। सो अगर सेट 1 1 है, सही है, और ये दूसरा जो है ये 0 है, ठीक है, तो उस केस में क्या करो, डेटा ए को 1 करो और डेटा बी को 0 करो। और अगर ये 0 है और ये 1 है, तो फिर क्या करो, डेटा ए को 0 करो और इसको 1 करो। तो वो दो केसेस और रह गए कि अगर ये 1 1 है तो फिर क्या होगा, और अगर ये 0 0 है तो फिर क्या होगा। तो ये फुल ट्रूथ टेबल बन गया। तो इससे फिर आप गेट्स बना सकते हैं। सही है, ठीक है। यानी इससे आप गेट बना सकते हैं ना कि डेटा ए का इक्वेशन क्या होगा। डेटा ए का इक्वेशन होगा कि सेट 1 और नॉट ऑफ सेट 2 दोनों का एंड हो। सही है, ठीक है। और इसी तरह दूसरे को देखो कि और सेट 2 जो है वो 0 हो, सेट 1 1 हो, ये सेट 2 है, सेट 2 जो है वो 0 हो, तब डेटा ए जो है उसको 0 कर लो। ठीक है, सो बेसिकली ये लॉजिक है कि कब कैसे 0 करते हैं, कैसे 1 करते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे मिस कर दिए, वो नीचे है, थोड़ा सा इसको देख लो। 4-bit array ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो 4-bit array ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कैसे बनेगा, यानी बेसिकली 4-bit रजिस्टर कैसे बनेगा। वो यूं बनेगा कि आप इसको कर लो 3 डाउन टू 0 और 3 डाउन टू 0। तो फिर रीसेट पे डेटा आउट इज इक्वल टू 4-bit 0, इल्स डेटा आउट इज इक्वल टू डेटा इन। सो इससे डेटा आउट 4-bit बनेगा और डेटा इन 4-bit। ठीक है, सो 4-bit array ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इस तरह बनेगा। केस 2, इन इनकम्प्लीट बिहेवियर अगर आप लिखते हैं तो उससे बी रजिस्टर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस कोड। सेलेक्ट 1 होगा सर, अगर तो ए आ जाएगा, और एल्स आउट ही रहेगा सर। सो इससे क्या होगा, ये तो दोनों इससे हैं क्या सर। होगा? अगर सिलेक्ट 1 है तो दोनों है, नीचे आउटपुट भी, तो ऊपर है पहले असाइन भी कर रहा है, नीचे दो ऑलवेज उसने लगाए हुए हैं। सही है। अच्छा, इधर आप कुछ चीजें नोट करो। इधर जो असाइनमेंट है वो है ब्लॉकिंग, जी सर। इधर भी ब्लॉकिंग है।
ठीक है। सो इट डजंट मैटर, जब भी ऊपर पॉज एज हो तो रजिस्टर बनेगा। सही है, ये याद रखो। अंदर ब्लॉकिंग हो या नॉन ब्लॉकिंग हो, रजिस्टर बनेगा। लेकिन अगर एक है जैसे इस केस में, तो फिर तो ठीक बनेगा। लेकिन याद है वो वाला केस जिसमें 3 थे, ये वाला मैं कह रहा हूं। जी सर, आपने वो जिसमें एक नॉन ब्लॉकिंग था और एक ब्लॉकिंग था, जिसमें एक फ्लिप फ्लॉप हो रहा था, फिर दूसरे वाला। 3 आ रहे थे। जी सर। जी, ये वाला मैं कह रहा हूं। तो इस वाले में कभी भी ब्लॉकिंग यूज नहीं करना। लेकिन अगर एक ही रजिस्टर हो या एक ही फ्लिप फ्लॉप हो, तो उसमें अगर दोनों में यूज कर लें तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, तो इससे क्या बनेगा? एक तो फ्लिप फ्लॉप बनेगा डी क्यू, ठीक है। लेकिन एक एफ स्टेटमेंट भी है, और जब भी एफ स्टेटमेंट हो तो याद रखो कि मक्स है वहां पे। तो अगर सेल इसका 1 है तो क्या होगा? आउट गेट्स ए। लेकिन 0 पे नहीं स्पेसिफाइड कि 0 पे क्या होगा। तो जब 0 पे नहीं स्पेसिफाइड तो वहां पे इस किस्म का फीडबैक होगा। तो ये इसका सर्किट बनेगा। इन दोनों का सर्किट ये बनेगा कि अगर आपने एफ को इनकम्प्लीट छोड़ दिया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों इक्वल हैं। सिंथेसाइजर समझेगा कि आप ये करना चाहते हैं, आउटपुट को स्टोर करना चाहते हैं, तो वो आउटपुट को स्टोर कर देगा और साथ में एक फ्लिप फ्लॉप बना देगा। सही है? सही है। तो ये जो सर्किट है, ये एक ऐसा सर्किट है कि जब आप इसके सेलेक्ट को 1 करोगे तो इसमें न्यू वैल्यू स्टोर कर देंगे। लेकिन अगर 0 करेंगे तो जो स्टोर है वो स्टोर रहेगा। सही है? अच्छा, केस नंबर 3 है एम्प्टी सर्किट। एम्प्टी सर्किट में यानी आप डी आउट बनाना चाहते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप बनाना चाहते हैं जिसका आउटपुट डी आउट है और इसका इनपुट डी इन है। प्रॉब्लम ये है कि डी आउट जो है, इट इज नॉट डिफाइंड एज आउटपुट डी आउट। तो अगर ये सिनेरियो कि ये आपने मिस कर दिया है तो आपका ये नहीं बनेगा, फ्लिप फ्लॉप नहीं बनेगा। नो फ्लिप फ्लॉप सिंथेसाइज। फ्लिप फ्लॉप के सिंथेसिस के लिए जरूरी है कि जो आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है, इट शुड बी रेफरेंस्ड आउटसाइड द बिहेवियर ब्लॉक। ये जो बिहेवियर ब्लॉक है जिसके अंदर ये असाइन हुआ है, इसके बाद जो है इसके बाहर ये यूज होना चाहिए। अगर इसके बाहर ये यूज नहीं है तो सिंथेसाइजर उसको खत्म कर देगा। सही है? ठीक सर। ठीक है। तो अगर आपने इसको यानी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये आउटपुट डी अंडरस्कोर आउट, इसको आपने इसमें शामिल करना है। सही हो गया? ठीक है। अच्छा, अभी ऐसे करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन रहें, क्योंकि क्लास तो हमारी 12 बजे तक है। अभी हाफ ऑफ द टाइम इज कंप्लीट, ठीक है, अदर हाफ रहता है। सो आप एक 10 मिनट की ब्रेक लें 10:45 पे, बल्कि 10:40 पे, ठीक है। दोबारा फिर नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट कर लेंगे।
सही है। ठीक है सर। ब्रेक बहुत कम है सर। जी क्या कह रहे हैं? Anaka class khatam shu kasanga. हाँ खत्म बिल्कुल खत्म shu का ब्रेक ते सफियाना. على كلاس دخلت دون انا برا وجوبي چې خبرې نو بیا ولې وای जानी دري सर چپټر आता راوړل دا ورېټ کی جواله جواله हाँ دري چپټر راوړل دا ورېټ کی دري چپټر हाँ خپل ذکر کړه وکړه ولاړې सुनिए सर